गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसय संयोजी यौगिक क्या होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित मेरा यह पहला वीडियो है, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें जिससे कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसय संयोजी यौगिकों के अध्ययन को हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है उपसय संयोजी यौगिकों का अध्ययन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाता है। उपसय संयोजी यौगिकों या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाता है। पुनः क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसने प्रारंभ की थी या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर कौन है। का अध्ययन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर अल्फ्रेड बर्नर को कहते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड बर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर से संबंधित काफी महत्वपूर्ण कार्य किया था, इसलिए अल्फ्रेड वार्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। अब फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अल्फ्रेड वार्नर के लिए बोलते हैं। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दूसरे नाम भी हैं, तो इसका भी आंसर है हाँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और वार्नर्स कंपाउंड भी कहते हैं। यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दूसरे दो नाम हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और वार्नर कंपाउंड भी कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका आंसर है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये वास्तव में साल्ट होते हैं या लवण होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक प्रकार के एडिशनल साल्ट होते हैं। एडिशनल साल्ट या योगात्मक लवण। एडिशनल, ऐड माने जोड़ना, एडिशनल मतलब योगात्मक लवण। इन्हें हम मॉलिक्यूलर साल्ट या आणविक लवण भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स वास्तव में एक प्रकार के योगात्मक साल्ट या
आणविक साल्ट होते हैं। अब हम योगात्मक साल्ट या एडिशनल साल्ट क्या होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। एडिशनल साल्ट, एडिशनल साल्ट या योगात्मक लवण। एडिशनल का अर्थ होता है जुड़ना, यानी वे साल्ट जो दो या दो से अधिक यौगिक के जुड़ने से बनते हैं। क्वेश्चन आता है ये यौगिक कैसे जुड़ेंगे? दो यौगिक या दो से अधिक यौगिकों के जुड़ने से बनते हैं। दो या दो से अधिक यौगिकों के सरल अनुपात में, दो या दो से अधिक यौगिकों के एक निश्चित अनुपात में जुड़ने से बनते हैं। इनका जो अनुपात होता है उसे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं। अर्थात वे साल्ट जो दो यौगिकों के या दो से अधिक यौगिकों के एक निश्चित स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में जुड़ने से प्राप्त होते हैं, एडिशनल साल्ट या योगात्मक लवण या मॉलिक्यूलर साल्ट कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है कि एडिशनल साल्ट कौन कौन से हैं या आणविक साल्ट कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर है प्रमुख एडिशनल साल्ट, योगात्मक साल्ट। नंबर 1 मोहर साल्ट है। मोहर साल्ट है, इसका उपयोग आप टाइट्रेशन में करते हैं। जो मोहर साल्ट है यह वास्तव में फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। फेरस अमोनियम सल्फेट होता है जो कि FeSO4 और फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O के आपस में जुड़ने से प्राप्त होता है। अतः यह एक एडिशनल साल्ट है जिसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं। FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर सॉल्ट। दूसरा साल्ट होता है पोटास एलम। पोटास एलम पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O के आपस में जुड़ने से बनता है। आप इनके नाम लिखना जानते ही होंगे। इनकी जो हम वैलेंसी का इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें
पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट की जानकारी हो जाती है। यहाँ इसी चैनल में आपको ये सूत्र बनाना मिल जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूला कैसे बनाते हैं, आप उसको देख लें तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। यहाँ पर हमें मिलता है K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। इन यौगिकों में जो H2O उपस्थित होता है वह H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन जल कहलाता है। एक और एडिशनल साल्ट देखते हैं। तीसरा, जब हम फेरस साइनाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं 4KCN, तब हमें एक एडिशनल साल्ट मिलता है K4FeCN6। ये साल्ट भी एडिशनल साल्ट है। इसी प्रकार एक और यदि हम इसमें साल्ट बनाते हैं एडिशनल साल्ट, तब वह एडिशनल साल्ट होता है NiCN होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस KCN पोटेशियम साइनाइड। तब जो साल्ट हमें प्राप्त होता है वह होता है K2NiCN होल 4। ये भी एडिशनल साल्ट है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने 4 प्रकार के एडिशनल साल्ट देखे हैं, ये कैसे बनते हैं। पहला फेरस अमोनियम सल्फेट, दूसरा पोटास एलम, तीसरा और चौथा। इनका नाम क्या है और इसको कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा आगे वाले वीडियो में करेंगे। इनका IUPAC नाम कैसे दिया जाता है और तीसरे और चौथे नंबर के जो साल्ट हैं वह साल्ट पहले और दूसरे नंबर के साल्ट से किस प्रकार से अलग हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एडिशनल साल्ट या योगात्मक लवण के प्रकार से। यहां तक आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं और इसी के साथ नोट्स भी बनाते जाएं। अब जो अपना नया टॉपिक है वह टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडिशनल साल्ट। टाइप्स ऑफ एडिशनल साल्ट। एडिशनल साल्ट कितने प्रकार का होता है, अर्थात योगात्मक लवणों के प्रकार या योगात्मक लवण के प्रकार। जो योगात्मक साल्ट होते हैं या एडिशनल साल्ट होते हैं, ये आयनन के आधार पर एडिशनल साल्ट आयनन के आधार पर, आयनन जब इन्हें हम जल में घोलते हैं तब इनका आयनन होता है एडिशनल साल्ट। आयनन के आधार पर दो प्रकार के
होते हैं। नंबर 1, इसका यहीं पर डायग्राम बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। नंबर 1 डबल साल्ट, और नंबर दूसरा कॉम्प्लेक्स साल्ट। डबल साल्ट इन्हें हम दिक लवण भी बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स साल्ट के लिए हम जटिल लवण भी बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि एडिशनल साल्ट के लिए हम इन दोनों प्रकार के साल्ट में आयनन के आधार पर किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों साल्ट में से कोई एक साल्ट लेंगे और इन दोनों साल्ट में से कोई एक साल्ट लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा साल्ट है हम वही ले लेते हैं, FeSO4, NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 24 H2O। अब इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं इन दोनों साल्ट के लिए। और जो यहाँ पर हम लेते हैं तीसरे नंबर वाला साल्ट, जो कि K4 FeCN6 है। अब हमें इन एडिशनल साल्ट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, इनका कोई कार्य नहीं है। जब फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको हम जल में घोलते हैं और जो हमें आयन प्राप्त होते हैं वो आयन होते हैं Fe++ ट्वाइस NH4 प्लस SO4 और SO4 प्लस ट्वाइस SO4 माइनस। अर्थात डबल साल्ट के लिए जब हम विलयन में घोलते हैं तब डबल साल्ट वो आयन उत्पन्न करता है जो इसमें उपस्थित होते हैं। अर्थात इसमें Fe है, इसने Fe का आयन दिया, SO4 है, इसने SO4 का आयन दिया, NH4 है, इसने NH4 का आयन दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो डबल साल्ट होते हैं ये अपना अस्तित्व केवल ठोस की अवस्था में बनाए रखते हैं, और जब इन्हें हम द्रव में या किसी विलायक में घोलते हैं इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और ये अपने अवयवी आयनों में विभाजित हो जाते हैं। ये डबल साल्ट कहलाते हैं। अर्थात बेस साल्ट जिनका अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस केवल बेस साल्ट जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है और विलयन की अवस्था में यहाँ पर और की जगह लिख दें बा होता है, बा विलयन की अवस्था में नहीं होता है डबल साल्ट, इसको शॉर्ट में लिख दिया DS, डबल साल्ट कहलाते हैं। डबल साल्ट
विलयन में अपने अवयवी या कंपोनेंट आयन के लिए उत्पन्न करता है। जो उसके कंपोनेंट होते हैं वही आयन ये उत्पन्न करता है, अपने अवयवी आयनों को उत्पन्न करता है। तो स्पष्ट है, जब विलयन में इसके अवयवी आयन उपस्थित रहेंगे तब इसका विलयन डबल साल्ट का विलयन अवयवी आयनों का टेस्ट देता है। डबल साल्ट का विलयन अवयवी आयनों का टेस्ट या परीक्षण देता है। इस चीज को आप समझ लें, जैसे FeSO4 और NH4 ये तीनों विलयन में उपस्थित हैं, तब इसके विलयन में हमें Fe++ आयरन का भी टेस्ट मिलेगा, NH4+ अमोनियम का टेस्ट मिलेगा और SO4- का टेस्ट मिलेगा। अर्थात यह एक अम्लीय मूलक SO4- और दो क्षारीय मूलक NH4+ और Fe++ का टेस्ट देगा। क्वेश्चन आता है कि डबल साल्ट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो इसका आंसर सिंपल है। डबल साल्ट सामान्यतः इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते ही हैं, तो और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड उपस्थित होता है सामान्यतः आयनिक बॉन्ड होता है। तो क्लियर है, इनमें आयनिक बॉन्ड या विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या विद्युत संयोजक बंध होता है। ये डबल साल्ट और इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद हम जटिल साल्ट या जटिल लवण क्या होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका आयनन K4FeCN6। जब यह आयनित होता है तब यह पोटेशियम 4K+ और प्लस FeCN6- आयन उत्पन्न करता है। अर्थात बेस साल्ट जिनका अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, बेस साल्ट जिनका अस्तित्व ठोस व द्रव, द्रव का मतलब है जलीय विलयन, ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं में होता है। बेसाल्ट जिनका अस्तित्व ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं में होता है जटिल साल्ट कहलाते हैं। जटिल साल्ट या जटिल लवण कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है जटिल साल्ट का अस्तित्व ठोस और द्रव में कैसे है, तो इसका आंसर है कि ठोस अवस्था में इसके पास जो आयन हैं या यह ठोस अवस्था में जिन आयनों से मिलकर बना है, यह द्रव अवस्था में उन आयनों के लिए उत्पन्न नहीं कर रहा है। इसने FeNH4+ और SO4- आयन उत्पन्न किए थे क्योंकि यह इन्हीं आयनों से मिलकर बना था। लेकिन
K4FeCN6 ने हमें सिर्फ K4 या पोटेशियम आयन दिया है, हमें Fe आयन नहीं दिया है। CN6 जो साइनाइड आयन है, CN आयन वह भी नहीं दिया है। अर्थात यह ठोस अवस्था में भी अपना अस्तित्व बनाकर रखता है और द्रव अवस्था में भी अपना अस्तित्व बनाकर रखता है। दूसरा पॉइंट, जो जटिल साल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट CS यहां पर लिख दिया, कॉम्प्लेक्स साल्ट अपने अवयवी आयनों को उत्पन्न नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स साल्ट द्रव अवस्था या विलयन की अवस्था में अपने अवयवी आयनों को उत्पन्न नहीं करता है। अपने अवयवी आयनों को उत्पन्न नहीं करता है। तो इसमें एक पॉइंट और क्लियर है, जब इसमें अवयवी आयन उपस्थित ही नहीं होते हैं तब जटिल साल्ट का विलयन अपने अवयवी आयनों का टेस्ट या परीक्षण नहीं देता है। डबल साल्ट का विलयन अवयवी आयनों का टेस्ट या परीक्षण देता है, लेकिन जो जटिल साल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट का विलयन अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं देता है। आयनों का परीक्षण नहीं देता है। अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स साल्ट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो कॉम्प्लेक्स साल्ट में सामान्यतः कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसय संयोजी बंध पाया जाता है और इसी बंध की उपस्थिति के कारण जटिल साल्ट के लिए हम या जटिल लवण के लिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं या उपसय संयोजी बंध पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इसमें आयनन के आधार पर योगात्मक लवण कितने प्रकार के होते हैं, एडिशनल साल्ट कितने प्रकार के होते हैं, इसका डिटेल अध्ययन कर लिया है। इन दोनों की परिभाषाएं और इनकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनके साथ साथ दोनों में डिफरेंस का भी अध्ययन कर लिया है। और ये जो हमने साल्ट दिए हैं, आप इन साल्ट को इनके एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साल्ट और डबल साल्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आराम से समझ लें। अब इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसका अध्ययन करेंगे, ये क्या होते हैं। इसमें यहां से रफ करते हैं। इसमें एक अंतर और होता है कि जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं, ये जो आयन उत्पन्न करते हैं वह आयन कॉम्प्लेक्स आयन होता है। डबल साल्ट अपने विलयन में कॉम्प्लेक्स आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। एक अंतर ये भी जुड़ जाता है। कॉम्प्लेक्स साल्ट अपने विलयन में
कॉम्प्लेक्स आयन या जटिल आयन उत्पन्न करते हैं। जटिल आयन उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसकी स्टडी हम इनके स्ट्रक्चर में करेंगे, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड होता है, और सेंट्रल मेटल एटम नियमों से हटकर लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले लेता था, जिसकी वजह से इनकी जो संरचना होती थी वह जटिल हो जाती थी, इसलिए इन्हें जटिल आयन कहते थे। और जटिल आयन के लिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कोऑर्डिनेशन आयन भी कहते थे, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वह सारे लिगेंड से एक समन्वय या कोऑर्डिनेशन बना लेता था। इन्हें हम कोऑर्डिनेशन आयन नहीं लिखे यहाँ पर तो ज़्यादा सही है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहलाते हैं। ये आपको लिखना है, बोर्ड पर जो लिखा है उससे कंफ्यूज नहीं। कॉम्प्लेक्स साल्ट अपने विलयन में कॉम्प्लेक्स आयन या जटिल आयन उत्पन्न करते हैं, और कॉम्प्लेक्स साल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, इसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप इसको पूरा क्लियर कर लें, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित, इसकी रचना से संबंधित जो अगला वीडियो होगा वह काफ़ी जल्दी आपके लिए मिल जाएगा। थैंक यू।